अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बंद करके, यानी शिक्षा विभाग है उसको बंद कर दिया है। आखिर वो बंद क्यों किया और उसका क्या असर होगा और इस डिपार्टमेंट के क्या क्या काम होते थे, और सबसे बड़ी बात कि जो भारत से दुनिया भर से जो बच्चे अब अमेरिका पढ़ने जाते थे उन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में ही पिछले 4-5 साल में कोरोना के बाद इस संख्या कई गुना बढ़ गई है जो बच्चे अमेरिका पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, यहाँ से तो लाखों की संख्या में बच्चे निकल रहे हैं। तो इसी बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे कि उस एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्या काम थे, क्यों बंद हुआ है, पूरी पड़ताल विस्तार से रहेगी। आप वीडियो को आखिर तक सुनना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री और विदेश मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर ओपी गुप्ता जी। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बंद कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुत बड़ा फैसला है। हमारे यहाँ कोई शिक्षा विभाग को बंद कर दे तो पूरा हंगामा ना उठ जाए। तो और ये इसने चुनावी वादा भी किया हुआ था डोनाल्ड ट्रंप ने, क्यों बंद किया, क्या कारण है? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी। जब 2020 में भी डोनाल्ड ट्रंप पहले टर्म में राष्ट्रपति बने थे, तभी से उनके दिमाग में एक बात थी कि संघीय स्तर पर जो शिक्षा को राशि आवंटित की जाती है उस राशि का सदुपयोग नहीं होता जी। और शिक्षा विभाग इतना बड़ा विभाग है, वो कहते हैं कि जितने संसाधन हम खर्च करते हैं, एलोकेट करते हैं, उतनी आउटकम हमें नहीं मिल पाती जी। तो वो पहली टर्म में भी इसको बंद करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए। और अब की बार जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने वायदा किया, चुनावी वायदा था कि अगर हम सत्ता में आए तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को हम डिसमेंटल करेंगे जी। यानी संघीय स्तर पर इसी तरह से जैसे हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट शिक्षा विभाग को बंद कर दे। बिल्कुल। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको सिस्टम समझा देता हूँ। क्या है कि अमेरिका है यूनियन ऑफ स्टेट्स जी, के 49 राज्य हैं वहाँ पे, 48-49 राज्य हैं और हर राज्य शिक्षा के मामले में स्वतंत्र है। ओके। लेकिन उसके बावजूद भी जो फेडरल सिस्टम है, यानी केंद्र जो है, वहाँ की जो कांग्रेस है वो एक बजट एलोकेट करती है पूरे सभी राज्यों को जी। और उसका फायदा क्या होता है उनको कि वो नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी बनाने में उनको हेल्प करती है जी। अब अगर सारी की सारी शिक्षा प्रणाली को राज्यों पर छोड़ दिया जाए तो उसमें अलग अलग राज्य अलग अलग नीति बनाएंगे, नेशनल लेवल पे नीति नहीं बन पाएगी जी। नेशनल लेवल पे डेटा कलेक्ट नहीं हो पाएंगे, नेशनल लेवल पे एक नीति नहीं बन पाएगी जी। ये कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जी। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का अमेरिका में, ये किसी भी देश में अगर हम बात करें तो जो मेन मकसद होता है वो मकसद होता है एक तो के पूरे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा को पहुंचाना जी। एक्सेस टू एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन जी, कि सभी लोग शिक्षा ले भी सकें, सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और सभी लोगों के लिए शिक्षा समान हो जी। इसका मतलब ये है, इसीलिए केंद्र सरकार जो है वो शिक्षा के ऊपर बजट एलोकेट करती है ताकि सारे देश में किसी को भी शिक्षा प्राप्त करने में मुश्किल ना हो। बिल्कुल। अदरवाइज क्या होगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा खींच लेगी या पूरा राज्यों के ऊपर छोड़ देगी तो निश्चित रूप से इक्वालिटी नहीं रहेगी जी। कुछ राज्यों में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा, कुछ राज्यों में शिक्षा का स्तर नीचा रह जाएगा। बिल्कुल। यानी जो पिछड़े हुए राज्य है रह सकता है जी। फिर हर देश में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनको अक्रेडिटेशन करवाना पड़ता है, उनका मूल्यांकन करवाना पड़ता है जी। अब जब कि वो फंडिंग के योग्य भी हैं या नहीं
जब तक नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी नहीं होगी, एक तरह के मानक नहीं होंगे, अगर राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाए तो राज्य अलग अलग मानक बना लेंगे, तो उसमें फिर ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन से राज्य के मानक अच्छे हैं, कौन से राज्य के मानक ठीक है, किसको फंडिंग करें, किसको फंडिंग ना करें। एक तो ये था। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था इसको बंद करने का, तात्कालिक कारण मैं समझता हूं, वो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि एजुकेशन विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा। जिस काम के लिए खोला था, उद्देश्यों की पूर्ति ना कर पाने का जो उन्होंने कारण बताया कि भाई 7वीं 8वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं, 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो ना तो साइंस में दक्ष हैं, वो पढ़ने में भी दक्ष नहीं है, मैथमेटिक्स और साइंस, वो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं compete ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो हम इसका खर्चा क्यों उठाएं? फिर उन्होंने ये कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें इतने लोग लगे हुए हैं, हम इतनी फंडिंग दे रहे हैं, हम अगर मैं आपको फंडिंग की बात करूं कि पिछले 4-5 साल की 2020 में एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने आप ये लगाओ कि $72 बिलियन खर्च किए। 72 बिलियन खर्च किए यूएसए में। फिर ये आपकी $73 बिलियन हो गए उन 2021 में। और क्योंकि वो कोविड का समय था, कोविड-19 के बाद का, इसके अलावा $122 बिलियन सारे स्कूलों की पोजीशन सुधारने के लिए ऑल ओवर अमेरिका अलग से फंड दिए गए, इनसे अलग। इतनी बड़ी अमाउंट। और फिर ये बढ़ते बढ़ते 2024 में आपकी $90 आ गई। हालांकि वहां पर जब बजट बनता है कांग्रेस के द्वारा, जब वहां की अमेरिका की कांग्रेस के द्वारा जब पास कर दिया जाता है तब ही वो अप्रूव होता है। कांग्रेस यानी सीनेट, संसद वहां की। अब उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो बंद किया है उसके लिए भी संसद की मंजूरी जरूरी है जी। तो क्या ये संसद की मंजूरी में मैं आपको बताऊं कि वहां पर 60 मेंबर होने जरूरी हैं जो इसको अप्रूव करेंगे जी। लेकिन ट्रंप के पास 53 हैं। तो अभी इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो पास कर दिया, लेकिन इस बात की अभी संसद से ये अप्रूव होना बाकी है और मुश्किल लग रहा है क्योंकि वहां विरोध हो रहा है और अपने यहाँ की तरह नहीं है कि लोग पाला बदल लें। हाँ जी, वहां पाला नहीं बदलते हैं। वो इसका विरोध इसलिए भी हो रहा है कि भाई विदाउट फेडरल असिस्टेंस जी, लोग ये मान रहे हैं, एक वहां पर एक्ट है, आपको मैं बताता हूँ, उसको IDEA बोलते हैं जी, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। यानी वो दिव्यांग उनकी शिक्षा के ऊपर कौन खर्च करे जी। अगर ये सारी फंडिंग बंद हो जाती है तो ट्रंप प्रशासन ये कहता है कि हम इसको किसी दूसरी एजेंसी से काम करवा लेंगे जी, या हम स्टूडेंट्स को एड देने की बजाय हम उनकी लोन की व्यवस्था करवा देंगे जी, ट्रेजरी से करवा देंगे या बैंक से करवा देंगे, प्राइवेट सेक्टर से करवा देंगे जी। लेकिन अब आप सोच के देखो कि एजुकेशन कितनी महंगी हो जाएगी जब प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगी कि लोन लेने के लिए हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए जी। हो सकता है कि अभी तो जो कुछ वंचित तबके के लोग हैं उनके लिए शिक्षा इक्वेलिटी है, उनको एक स्तर की शिक्षा मिल रही है, और अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाते किसी परिस्थिति के कारण अपने लोन की, तो वो वहां पर लोन फॉरगिव का भी सिस्टम है कि माफ कर देते हैं। लेकिन जब ये सारा सिस्टम प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा या स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो पता नहीं कि वो लोग अपनी शिक्षा पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और एक पेल ग्रांट होती है वहां पे, मतलब स्टूडेंट्स को एड देने की। भाई जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, उनको
ग्रांट्स देती है और वो जो ग्रांट मिलती है वो उनको वापस नहीं करनी होती। बिल्कुल। और ये भी पता चला है कि अमेरिका जो बहुत ही संवेदनशील है, इस तरह के जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनकी शिक्षा को लेकर यहाँ सबसे बड़े डिफेंडम हैं या और दूसरे बच्चे, उनके बड़े सबसे यदि अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं हैं तो अमेरिका में ही हैं। इस तरह की जानकारी है। ठीक है, आपने ये बताया कि यह विरोध भी हो रहा है, बंद क्यों किया, तो इसके डिपार्टमेंट के काम क्या क्या है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के पूरे अमेरिका में? जैसा मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जी संघीय एजेंसी है। एक तो मैंने काम बताया कि ये हर वो कार्य करती है जिससे सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, क्वालिटी एजुकेशन एंड इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये इसका मोटो है जी एक तरह से। दूसरा आप ये कह सकते हो कि लोगों को फाइनेंशियल एड देती है, यूनिवर्सिटीज को, स्कूल्स को, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पेल ग्रांट का भी मैंने आपको बताया कि फिर एक काम क्या है इसका कि ये डाटा कलेक्ट करती है सभी स्टेट्स का एजुकेशन से रिलेटेड, ताकि नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी बन सके, सबके लिए एक समान पॉलिसी बन सके। फिर ये एक वहां पर आर्टिकल है, 9 आर्टिकल बोलते हैं उसको। वो आर्टिकल क्या है कि देश के अंदर जितने भी सिविक राइट्स हैं उन राइट्स को लागू करवाना और किसी के साथ रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, उसको इंश्योर करना, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का ही काम है। ठीक है। और फिर स्कूलों में सुधार कैसे हो, कॉलेजेस में सुधार कैसे हो, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, शिक्षकों का प्रशिक्षण किस प्रकार का हो, स्टूडेंट्स में सुधार किस प्रकार से हो, ये सारे काम करने का काम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का है। ठीक है। तो अभी जो दुनिया भर से जो बच्चे अमेरिका पढ़ने जाते हैं और जो इंडिया से बच्चे अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, क्या वहाँ फीसें महंगी तो नहीं हो जाए जब सेंटर की एड बंद हो जाएगी? क्या असर पड़ेगा अमेरिकी बच्चों पर भी और बाहर के बच्चों पर? निश्चित रूप से फीस महंगी होगी, क्योंकि जब आपको कोई ग्रांट नहीं मिलेगी या स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, अब स्टेट के पास जब ये एक्सक्लूसिवली चला जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार से देगी, किस प्रकार से नहीं देगी, वो उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है जी। क्या तो स्कूल एजुकेशन तक लेवल है या यूनिवर्सिटी अलग है, स्कूल एजुकेशन नहीं, इसमें सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन जी। तो क्या इनको जो ग्रांट मिलती हैं, जैसे अभी एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी को जो ग्रांट थी वो उसने काफ़ी रोक दी थी, बहुत बड़ी ग्रांट थी कई अरब डॉलर की, और फिर वो झुकना पड़ा कोलंबिया यूनिवर्सिटी को, जो ट्रंप प्रशासन की जो शर्तें थी वो मांगनी पड़ी पूरी, उन्होंने अपनी मिडल ईस्ट को लेकर पूरी पॉलिसी बदल दी, यहूदी विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे थे वहाँ पे वो झुकना पड़ा। तो क्या ये इस तरह से जो ग्रांट मिल रही थी वो मिलती रहेंगी या बंद हो जाएंगी अब वो? देखो, ये तो कोई भी स्टेट है या कोई भी यूनिवर्सिटी है जी, सिर्फ हम अभिव्यक्ति के नाम पर इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि वो विश्व की किसी भी घटना के पक्ष में या विपक्ष में विरोध करे जी। वो हमारी जो राष्ट्रीय अस्मिता है या हमारे जो राष्ट्रीय नॉर्म्स हैं उसको तो वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को फॉलो करना ही चाहिए जी, और होना भी चाहिए। बिल्कुल। अब रही बात के यूनिवर्सिटीज़ में या जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के वहाँ पर जो फंडिंग होती है, वहाँ पर फंडिंग जितनी गवर्नमेंट की होती है उससे ज़्यादा आपकी प्राइवेट जो कारपोरेट सेक्टर है उसकी फंडिंग होती है। ठीक है। इसलिए रिसर्च पर असर तो पड़ेगा, लेकिन क्योंकि कारपोरेट बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है वहाँ पर, इसलिए वो बचा रह सकता है वो सेक्टर जी। एक सेकंड सर, मैं तार काट इन्हें चला दिया। इसको 2 मिनट बाद लगाऊंगा जी मैं। क्या था सर अपना जी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी का तो हो गया ना जी। ठीक है। और भारत पर प्रभाव?
हाँ, ये नहीं, इससे पहले तो ये और पूछ रहा ना भी और प्रभाव क्या हो सकते हैं इसमें। ठीक है, हाँ तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ये तो हो गए सारे जी। इफेक्ट पूछ लेता हूँ इफेक्ट। जी। तो ट्रंप ने जो अभी ये बंद किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अमेरिकी बच्चों पर और भारत के बच्चों पर? अगर हम अमेरिका की बात करें जी, तो एक तो एजुकेशन महंगी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस स्थिति में नहीं है कि एजुकेशन का सारा खर्चा जी उठा सके। जी। दूसरी बात यह है कि जो ग्रांट्स दी जाती थी जी, अब दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो इनको ट्रेजरी में दिया जाए या प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए। जी। किसी भी तरह से हम शिफ्ट कर लें तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को जो एड मिलती है या लोन मिलता है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगी हो जाएंगी। जी। यानी शिक्षा भी महंगी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी महंगे होंगे। और जब प्राइवेट सेक्टर में आप कर दोगे तो निश्चित रूप से जो बच्चे ऋण वापस नहीं दे पाते थे उनको माफ कर दिया जाता था, शायद वो चीज़ के ऊपर में उस चीज़ में भी कमी आ जाए। ठीक है। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि जो संस्थानों का मूल्यांकन होता है उसमें एक रूपता नहीं रहे, बिल्कुल ये बंद होने का ये प्रभाव। और भारतीय बच्चों पर क्या असर है? भारतीय बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम ये देखें, फंडिंग कम होने से, क्योंकि इंडिया से जो बच्चे ज़्यादातर जाते हैं वो स्कॉलरशिप के ऊपर जाते हैं, बिल्कुल अगर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से आप मान के चलो कि भारतीय छात्रों के लिए या विदेशों से दूसरे देशों से आने वाले छात्रों के लिए फीस महंगी हो जाएगी, शिक्षा महंगी हो जाएगी, बड़ा झटका रहेगा, बहुत बड़ा झटका रहेगा। फिर हम ये भी इसका एक असर वीज़ा के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जब एजुकेशन स्टेट के कंट्रोल में आ जाएगी तो हो सकता है अमेरिका जाने के, अमेरिका में जो स्टडी वीज़ा है या दूसरे काम नौकरी के लिए जो वीज़ा मिलता है उसके नियम सख्त हो जाएं, तो ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने अभी 10 दिन पहले वहाँ सीनेट में ये तो ज़रूर कहा है कि मुझे जो इलीगल आते हैं उनसे एलर्जी है, लीगल वे में आओ, आप पढ़ने के लिए आओ या दूसरे वर्क वीज़ा पे आओ, मुझे उससे कोई एलर्जी नहीं, मुझे दिक्कत है तो इलीगल रूप से आ रहे हैं उनसे, उनको सबसे दिक्कत है जी। और उसका मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ कि उन्होंने जिन भारतीयों को या विदेशियों को ग्रीन कार्ड यानी परमानेंट रेजिडेंसी का भी कार्ड दिया हुआ था, अब ये कह दिया कि ये जो ग्रीन कार्ड है दिस इज नॉट परमानेंटली रेजिडेंसी जी। और उसके लिए उन्होंने फीस रखी है $5 मिलियन जी। और आपको ये जो स्कीम शुरू हुई पहले ही दिन 1000 गोल्ड कार्ड उनके बिके हैं, बिल्कुल यानी 1000 विदेशियों ने लगभग इंडियन करेंसी में 45 करोड़ रुपए पर मेंबर देकर वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी ले ली है। और उनका जो उपराष्ट्रपति है वेंस उनका बयान आया था कि ये परमानेंट नहीं है, हम ग्रीन कार्ड वालों को भी वापस भेजेंगे जी। लेकिन एक चीज़ तो है कि आपने देखा कि फर्स्ट डे ही इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वहाँ का ग्रीन कार्ड लिया है, तो कैसे उनमें इंडियन की कुछ संख्या मालूम है? इंडियन नहीं, ये मालूम नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो 1000 बिके हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। आखिर एक दिन में ही एक आदमी 45 करोड़ रुपए देकर अमेरिका की नागरिकता लेना चाह रहा है, कुछ तो खास होगा फिर उस देश में। नहीं, वो तो नेचुरल है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं जी, काम करने की अपॉर्चुनिटीज हैं, एनवायरनमेंट है। और इसका बंद होने का एक और जो असर पड़ेगा जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे जो बच्चे वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं जी, फिर टेक कंपनीज में, IT कंपनीज में जॉब करते हैं, और वहाँ से जो रिमिटेंसीज अपने घर को जो पैसे भेजते हैं जी, अमेरिका से लगभग, अगर मैं गलत नहीं, हमारे पूरे इंडिया में $125 बिलियन जी हर साल विदेशों से आता है। जो बच्चे नौकरी वाले या पढ़ने वाले या जो भी काम भी करते हैं वो अपने घर में भेजते हैं जी, तो इसमें भी कमी आने की आशंका है। बिल्कुल, बहुत बड़ा अमाउंट है, $125 बिलियन सर है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल जाए इतनी। और जब बच्चे वहाँ पढ़ नहीं पाएंगे जी, जो विदेशों से बच्चे फीस महंगी होने के कारण वहाँ पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसका असर क्या होगा कि
वो इंडिया में आकर जो टेक कंपनीज में काम करते हैं, आईटी सेक्टर को डेवलप करने में सहायता करते हैं, उस पे भी थोड़ा असर उसका पड़ेगा मैनेजमेंट में भी और आईटी सेक्टर। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ सर, इतनी बड़ी राशि सरकार वहाँ देती थी, उसके बावजूद भी ऐसे हालात क्यों थे? क्यों वहाँ के बच्चे मैथ में, साइंस में फेल थे? और वहाँ का पूरा माहौल क्या है स्कूलों का? क्यों नहीं बच्चे मतलब पढ़ पा रहे हैं वहाँ के? एक तो देखो वहाँ पे स्कूलों में जो है ना, अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, आपको मैं बताऊँ। ओके। 8वीं क्लास तक अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। यानी कई जगह 14 साल तक, कई जगह इवन के 18 साल तक जी। आपका दिल करे तो स्कूल में चले जाओ, दिल करे स्कूल में ना जाओ जी। तो एक कारण तो ये हो सकता है जी। दूसरा कारण मैं ये समझता हूँ कि अलग अलग एरियाज में, कुछ एरियाज तो डेवलप हैं भारत की तरह, कुछ एरियाज मतलब रूरल एरियाज के। अब रूरल एरियाज में कॉम्पिटेंट टीचर रखे हुए हैं या वहां भी भारत की तरह ही स्थिति है जी। स्थिति कोई ज्यादा वो नहीं है। आप इंडिया की असर की रिपोर्ट पढ़ के देख लो जी। हर साल पब्लिश होती है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम के बारे में कि कितनी हमारी अचीवमेंट है, कितनी नहीं। हमारे बच्चे 2 और 2 4 बता पाते हैं या नहीं बता पाते, तो ऐसी स्थिति वहां भी हो सकती है। बिल्कुल, इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट करेंगे, असर की रिपोर्ट पर हम एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे कि भारत में एजुकेशन का क्या हाल है, जो अलग अलग संस्थानों की रिपोर्ट अलग अलग स्टेट्स की रिपोर्ट होती हैं, वो बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट होती है। एक मोटा मोटा उसका निष्कर्ष हम निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो इस ये कारण बताया कि अलग अलग देशों, स्टेटों के अलग अलग रूल हैं वहाँ पर। अच्छा, भारत पे इसका पॉजिटिव असर भी पड़ सकता है। पॉजिटिव असर ये पड़ सकता है कि जब एजुकेशन अमेरिका में महंगी हो जाएगी और वो विद्यार्थी जितने पैसे आप दे रहे हैं, अगर इतने ही पैसे यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मिलने शुरू हो जाएं जी, तो मे बी पॉसिबल कि यहाँ एजुकेशन का स्तर थोड़ा अच्छा हो जाए। बिल्कुल। दूसरा पॉजिटिव असर ये हो सकता है कि हम अमेरिका को छोड़कर दूसरे देशों की तरफ मूव करना शुरू कर। बिल्कुल। जर्मनी है, इंग्लैंड है, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। हम उस तरफ भी पूरी दुनिया में कहीं भी हम जा सकते हैं। ठीक है। और कोई इस पे पॉइंट सर आप बताना चाहो? और तो इसका, जैसे हम भारत पे प्रभाव की बात कर रहे थे, ये शिक्षा महंगी होने की वजह से और फंडिंग कम होने की वजह से एक तो जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उनका आवागमन कम हो जाएगा जी। यानी मान लो कोई यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से कोई रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए इंडिया आ रहा है जी, अगर उसको ग्रांट नहीं मिलेगी तो वो नहीं आएगा, अपने खर्चे पे नहीं आएगा। बिल्कुल। दूसरा जो प्रभाव मैं समझता हूँ, जो ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं एजुकेशन के फील्ड में, उनके ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है जी। और रिसर्च के मामले में हम कहें तो अमेरिका काफ़ी आगे है, काफ़ी आगे है, बहुत ज़्यादा बजट देता है, बहुत बजट देता है। बिल्कुल। और यूरोप के देशों में भी है। हाँ जी। हमारे यहाँ तो रिसर्च पर काम ही नहीं हो रहा अभी तक। नहीं, हमारे यहाँ तो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ आपको कि इंडिया की एजुकेशन पॉपुलेशन के हिसाब से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन के ऊपर खर्च करें, एक्सपेक्ट किया जाता है जी। और ये आज से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, ये 1964-65 से एक्सपेक्ट किया जाता है, जब डीएस कोठारी कमीशन बना था। डीएस कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी कि एक देश को हमारे देश को एजुकेशन पे 6% खर्च करना चाहिए, लेकिन आज तक करना हो, लेकिन आज तक नहीं हुआ। किसी भी साल में हमारा 6% नहीं हुआ। बिल्कुल। और एट प्रेजेंट भी हमें लग तो रहा है कि हम हजारों करोड़ रुपए एजुकेशन को दे रहे हैं, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमारी जीडीपी का 3 और 4% के बीच में ही है। और स्कूलों की हालत, स्कूलों की हालत हम सबको पता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।